नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 2, जो कि है समाजवाद और साम्यवाद। चैप्टर नंबर 2, समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, इसको शुरू करने वाले हैं। तो इसमें जो है हम समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है और पूंजीवाद क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या क्या होते हैं। तो पहला आपका पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद, ठीक है, ये क्या है? यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, क्या एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का, किसी पर्सन का अधिकार होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है समाजवाद। समाजवाद क्या है? ठीक है, समाजवाद में क्या होगा कि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है या सरकार का अधिकार होता है, जिसको समाजवाद कहते हैं। जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार या नियंत्रण, ठीक है, अधिकार होता है। जिस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है उत्पादन के साधन पर। उसको क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। पूंजीवाद समझ में आ गया, जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। समाजवाद क्या है? जिस पर सरकार का अधिकार होता है, उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है। इसके बाद है साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद यह एक ऐसी, लिखते रहेंगे साथ में, कॉपी पेन ले लेंगे सब लोग, ताकि कोई भी पॉइंट जो है छूट ना जाए आपसे। जिसमें उत्पादन के साधन पर समान लोगों का, सभी लोगों का, ठीक है, सभी लोगों का समान अधिकार, समान अधिकार होता है। ठीक है, साम्यवाद क्या है? जिस पर जो है उत्पादन के साधन पर लोगों का जो है, सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है, उसे साम्यवाद कहते हैं। तीन चीज हमने पढ़ ली, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसके बाद जो है जो है समाजवाद का जो है शब्द जो है कहां से उत्पन्न हुआ? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, समाजवाद का शब्द जो है कहां से उत्पन्न होता है? ठीक है, कहां से उभर कर आता है? तो कहां से आता है समाजवाद शब्द? कहां से उभर कर आता है? औद्योगिक क्रांति से। ठीक है, किससे?
औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति, ये क्रांति कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में। ये क्रांति कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी। और यहाँ से जो है समाजवाद का जो है शब्द जो है जागृत होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उद्योगपति है, जो फैक्ट्री के मालिक है, वो क्या करते थे? श्रमिकों के ऊपर जो है शोषण करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। ठीक है, अत्याचार करते थे और उनको जो उनसे क्या करते थे? ज्यादा काम करवाकर कम पैसा देते थे, जिससे जो क्या हुआ, जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते गए और गरीब लोगों की स्थिति जो है दयनीय होती गई, आर्थिक दुर्दशा जो है खराब होती गई। फिर आगे चलकर जो है इसको बड़े लोगों ने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, 2 भागों में जो है किसको बांटा? समाजवाद। समाजवाद को नहीं, 2 भागों में जो है लोग जो है बट गए। पूंजीपति वर्ग जो है अलग हो गया, लोगों को क्या किया गया? 2 भागों में जो बांट दिया गया। औद्योगिक क्रांति के समय में जो है लोगों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक पूंजीपति वर्ग लोग और एक श्रमिक वर्ग लोग। ठीक है, कब बांटा गया? औद्योगिक क्रांति के समय में। पूंजीपति वर्ग के लोग कौन है? वे लोग जिनके पास जो है पूंजी है, अमीर लोग, फैक्ट्रियों के मालिक, कारखानों के मालिक, ये सब जो है पूंजीपति वर्ग में आते हैं। और श्रमिक वर्ग जिसकी मजदूर, काम करने वाले लोग, ये सब श्रमिक वर्ग में आते हैं। तो क्या होता है? इनका जो पूंजीपति वर्ग लोग जो है शोषण करते हैं श्रमिक लोगों का, श्रमिक वर्ग का जो है शोषण करते थे। तो इसकी इनकी जो है आर्थिक दुर्दशा जो है बिगड़ गई, जिससे जो क्या हुआ, आर्थिक दुर्दशा बिगड़ने के कारण लोगों का क्या हो गया? लोग जो है आर्थिक दुर्दशा बिगड़ गई। और कुछ प्रसिद्ध विचारक, ठीक है, कुछ प्रसिद्ध विचारक, देशभक्त लेखक, ठीक है, कुछ प्रसिद्ध विचारक बोल लो उसको, लेखक बोल लो या देशभक्त बोल लो। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया? श्रमिक वर्ग के लिए जो है एक नई विचारधारा का जो है प्रतिपादन किया। नई विचारधारा क्या किया इन्होंने? प्रतिपादन किया, जिसका नाम क्या है? समाजवाद। समाजवाद सबका प्रतिपादन किसने किया था? और श्रमिकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए कुछ प्रसिद्ध विचारक, लेखक और देशभक्त जो थे, वो लोग जो है समाजवाद का जो है विचार का प्रतिपादन करते हैं। जिसमें जो है कुछ लोग आते हैं, लिखवाता हूं मैं उनको, इसको लिख लो। ठीक है, इरेज कर दो। कौन कौन से थे? ठीक है, पहला जो आता है विचारक, प्रमुख विचारक। विचारक बोल लो, लेखक बोल लो या देशभक्त बोल लो। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? समाजवाद शब्द के जो है प्रतिपादन किया था। समाजवाद शब्द का क्या किया था? प्रतिपादन खोजा था। ठीक है, प्रतिपादन किया था इस विचारधारा से, जिसका नाम था समाजवाद। क्या ये एक विचारधारा है? तो कौन कौन लोग हैं? पहला है सेंट साइमन। कौन है? सेंट साइमन। दूसरा कौन है? चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर। तीसरा जो है आपका है लुई ब्लाक। लुई ब्लाक। चौथा जो आपका आ जाएगा रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन। और पांचवा कार्ल मार्क्स। छठा जो है एंगल्स। एंगल्स। ठीक है, एंगल्स। ये जो है इतने 6 लोगों ने जो है श्रमिकों की दयनीय स्थिति को सुधारने के प्रयास किए। उनके लिए एक सिद्धांत प्रतिपादन किया, विचारधारा प्रतिपादन किया, जिसका नाम था समाजवाद। प्रतिपादन मतलब एक नई विचारधारा बनाई, जिसका नाम है समाजवाद। ठीक है,
इनको जो है दो भागों में बांटा गया। ये जो विचारक है इनको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन? आगे जो क्या है समाजवाद, समाजवाद को जो है समाजवादी को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है? यूटोपियन समाजवाद, और दूसरा भाग क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद। अब इसमें जो फर्क कैसे पता करेंगे? देखो, जो कार्ल मार्क्स है, ठीक है, कार्ल मार्क्स से पहले जो समाजवाद था उसको यूटोपियन समाजवाद कहते हैं, कार्ल मार्क्स से पहले जो था। और कार्ल मार्क्स के बाद जो है उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। यूटोपियन समाजवाद में कौन कौन से विचारक आते हैं? पहला कौन आता है? सेंट साइमन। कौन आता है? सेंट साइमन। दूसरा आता है चार्ल्स फॉरियर। तीसरा जो आता है लुई ब्लाक। चौथा कौन आता है? रॉबर्ट ओवन। ये चार जो है किसमें आते हैं? यूटोपियन समाजवादी में, ठीक है। यूटोपियन समाजवादी में ये चार लोग आते हैं। कौन कौन? सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्लाक और रॉबर्ट ओवन। और वैज्ञानिक समाजवादी में कौन कौन से आते हैं? इसमें आपको आ जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स जो है इसमें आ जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद में आते हैं। अब विस्तार से इनको पढ़ते। सेंट साइमन क्या कहते हैं, इनके विचार क्या है? चार्ल्स फॉरियर इनके विचार क्या है? लुई ब्लाक इनके विचार क्या है? और रॉबर्ट ओवन इनके विचार क्या है? इनके बारे में जो है हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं यूटोपियन समाजवाद या समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद। इसमें पहला नाम क्या है? सेंट साइमन का, सेंट साइमन। ये कौन है? सेंट साइमन, ठीक है। ये कहाँ के थे? यह एक फ्रांसीसी विचारक थे। कौन थे ये? फ्रांसीसी विचारक थे, ठीक है। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि राज्य और समाज को इस तरीके से संगठित किया जाए या इस ढंग से संगठन किया जाए कि ये एक दूसरे का शोषण करने के बजाय मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। इनका मानना था कि राज्य और समाज को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाए। क्या कह रहे? इस ढंग से व्यवस्थित किया जाए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बजाय क्या करें? ये लोग आपस में मिलजुल कर रहे, ठीक है। आपस में क्या करें? मिलजुल कर रहे। और इन्होंने एक नारा दिया था कि क्या दिया था? कि योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार, ठीक है। क्या नारा दिया था इन्होंने? इतना पहले ले लो इसका। क्या? सेंट साइमन एक फ्रांसीसी विचारक है। इनका मानना था कि क्या था कि राज्य और समाज को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बजाय जो है आपस में जो है मिलजुल कर रहे,
ठीक है। अरे इन्होंने जो है एक नारा क्या दिया था कि प्रत्येक को योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को कार्य के अनुसार ये जो इन्होंने नारा दिया था, ठीक है। इसका मतलब क्या था, नारा दिया था इन्होंने, किसने, सेंट साइमन ने, ठीक है। इनका मानना इसके अनुसार क्या था कि प्रत्येक को योग्यता के अनुसार और कार्य के अनुसार क्या मिले, पैसा मिले। योग्यता के अनुसार कार्य मिले और कार्य के अनुसार जो भी उनका कार्य है उनके अनुसार जो इनको पैसा दिया है। ये जो है नारा था, ठीक है। ये था। इतना करने के बाद जो है आगे चलते हैं चार्ल्स फॉरियर। इतना लिख लो। इसके बाद आते हैं चार्ल्स फॉरियर, जो क्या थे, दूसरे समाजवादी। कौन थे, चार्ल्स फॉरियर, ठीक है। ये क्या चाहते थे, ये जो थे आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण में जो आधुनिकीकरण हो रहा था उसके जो है विरोध में थे। विरोध में क्यों थे, क्योंकि जो है ये इनका मानना ये था कि अगर कंपनी में जो उद्योग में जो है बड़े बड़े मशीनें आ जाएंगी तो लोगों का क्या होगा, श्रमिक लोगों का जो है काम छूट जाएगा। काम से उनको हाथ धोना पड़ेगा, काम नहीं मिलेगा उनको। क्योंकि एक मशीनरी क्या करती है, एक मशीन जो है 10 लोगों का 1000 लोगों का काम अकेले कर देती है, ठीक है। तो उसका जो है ये विरोधी थे। इनका क्या मानना था, और ये क्या चाहते थे कि जो श्रमिक है उनको छोटे नगर और कस्बों में ही काम करना चाहिए। और इन्होंने एक और काम क्या किया था कि किसानों के लिए एक योजना लाई थी। कौन सी, प्लांगस योजना, ठीक है। किसानों के लिए इन्होंने क्या लाया था, एक प्लांगस योजना लेके आए थे, लेकिन ये जो क्या हुआ बाद में असफल हो गया। प्लांगस योजना क्या हुई है, असफल हो गया। किसके विरोधी थे, औद्योगिकरण के क्या थे, ये विरोधी थे, ठीक है। लिखना है, लिख लो। चार्ल्स फॉरियर, यह औद्योगिकरण के विरोधी थे, ठीक है। औद्योगिकरण के विरोधी थे। इनका मानना क्या था कि श्रमिक लोगों को छोटे नगर और कस्बों में कार्य करना चाहिए। छोटे नगर और कस्बों में क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और इन्होंने क्या लाया था, इन्होंने किसानों के लिए एक योजना लाई। क्या नाम था, किसानों के लिए प्लांगस योजना लाई। परंतु क्या हुआ, यह विफल हो गई। योजना तो लेके आया ये कौन, चार्ल्स फॉरियर, लेकिन ये क्या हुआ, ये विफल हो गया, ठीक है। क्या थे, औद्योगिकरण के विरोधी थे और इनका मानना था कि श्रमिक को छोटे नगरों और कस्बों में कार्य करना चाहिए। और इन्होंने किसानों के लिए एक योजना लाई थी जिसका नाम है प्लांगस नाम है योजना का, परंतु ये बाद में चलकर क्या हो गया, विफल हो गया, ठीक है, विफल हो गया। इसके बाद चलते हैं लुई ब्लाक। क्या कहते हैं, लुई ब्लाक कौन थे, लुई ब्लाक तीसरा है, लुई ब्लाक। ये क्या थे, ये एक
राजनीति कहते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में जो रहते हैं वो थे, ये एक नेता थे। इनका क्या मानना था कि अगर हमें श्रमिक की स्थिति या फिर आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो सबसे पहले हमें राजनीति में जो है सुधार करना होगा। राजनीति में सुधार करेंगे तो ही जाके क्या होगा, आर्थिक स्थिति में जो है सुधार हो पाएगा। यह एक राजनीतिज्ञ थे। इनका क्या मानना है, इनका मानना था कि आर्थिक सुधार करने से पहले राजनीतिक सुधार करना होगा। ठीक है, इनका क्या मानना, आर्थिक सुधार होगा तभी ना जब राजनीतिक सुधार होगा, ये कहते थे। तो ये इसलिए क्या हुए, राजनीति में गए थे कि हमें क्या करना है, राजनीतिक का जो सुधार करना है। इसके बाद आता है, इसके बाद चलते हैं रॉबर्ट ओवन। कौन है, रॉबर्ट ओवन। ये क्या करते हैं, ये जो एक उद्योगपति थे। रॉबर्ट ओवन क्या है, ये क्या थे, एक उद्योगपति थे। इन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड में, कहां पे, स्कॉटलैंड में क्या किया, एक कंपनी स्थापना, फैक्ट्री लगाई, जिसमें इन्होंने क्या किया, श्रमिक लोगों को जो है सैलरी जो है, वेतन जो है ज्यादा दिया और साथ ही में उनको अन्य सुविधा दी। जैसे में आपको आ जाएगा घर रहने की सुविधा, साल में कपड़ा देने की सुविधा, बोनस मिलता है इनको, बोनस की सुविधा, ठीक है, और हर साल जो है तनख्वाह बढ़ाने की सुविधा, जो ये सब सुविधा क्या किया रॉबर्ट ओवन ने जो है श्रमिक लोगों को दिया। जिसके कारण इनकी कंपनी में क्या हुआ कि मुनाफा, जो कंपनी में जो मुनाफा होता है वो जो है और बढ़ गया, मुनाफा होने लग गया। जिससे इनको पता चला कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यानी संतुष्ट जो श्रमिक रहेगा, अगर आप मजदूरों को संतुष्ट कर देते हैं तो आपके काम को और ऊपर लेके जाएंगे। ये रॉबर्ट ओवन का मानना था। ठीक है, इसको लिख लो। यह एक उद्योगपति थे। इन्होंने क्या किया था, कहां पे, स्कॉटलैंड में कहां पे, लुइसविला, चलो स्कॉटलैंड में इतना लिखो। स्कॉटलैंड में एक फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री क्या किया, स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित की और क्या किया इन्होंने, कर्मचारी श्रमिक को अच्छा वेतन तथा क्या दिया, अन्य सुविधा में क्या क्या आ जाएगा, रहने के लिए मकान, आने जाने के लिए बस, ठीक है, बिजली पानी सब फ्री कर दिया, सुविधा, अन्य सुविधाएं। किसने, रॉबर्ट ओवन, अन्य सुविधाएं। ठीक है, जिसके कारण कंपनी यानी फैक्ट्री, ठीक है, कंपनी का मुनाफा या लाभ, मुनाफा बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या समझे इन्होंने कि संतुष्ट कर्मचारी ही एक वास्तविक कर्मचारी है, संतुष्ट श्रमिक ही क्या है, वास्तविक श्रमिक है। ठीक है, मुनाफा बढ़ गया, इसके आगे लिखो,
पता चला कि संतुष्ट श्रमिक की वास्तविक श्रमिक संतुष्ट श्रमिक की वास्तविक श्रमिक है। ठीक है, किसके थ्रू पता चला कि उन्होंने फैक्ट्री में क्या किया, अच्छा वेतन दिया श्रमिकों को और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की, जिसको इस कंपनी का मुनाफा बढ़ गया और इनको लगा कि संतुष्ट श्रमिक की क्या है, वास्तविक श्रमिक है। ठीक है, ये क्या था, रॉबर्ट ओवन के जो है विचार थे। इसके बाद चलते हैं हम वैज्ञानिक समाजवाद में। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवादी कहां से, कार्ल मार्क्स से जुड़ते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद या समाजवाद। ठीक है, कौन थे, पहले कार्ल मार्क्स। कौन थे, कार्ल मार्क्स, जो कब से कब थे, 1818 से 1883। ठीक है, सबसे पहले आ जाए इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था, 5 मई को। कहां पे, 1818 में। 1818 में कहा हुआ था, जर्मन के राइन प्रांत में। कहा, जर्मन के राइन प्रांत के कौन से नगर में, ट्रियर नगर। ट्रियर नगर में हुआ। यह यहूदी परिवार से थे। इनका परिवार क्या था, यहूदी परिवार था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, हेनरिक। कौन थे इनके पिता, इनके पिता का नाम हेनरिक था। वे क्या थे, वकील थे। वे वकील थे, बाद में चलकर ईसाई धर्म अपना लिया। ईसाई धर्म अपना लिया। ठीक है, बाद में चलकर इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया, ईसाई धर्म जो है इन्होंने अपना लिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कब, कार्ल मार्क्स ने जो है बोन विश्वविद्यालय से, कहां से, बोन विश्वविद्यालय से। किसने, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कौन है, कार्ल मार्क्स। कहां से, बोन विश्वविद्यालय से। कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय से क्या करते हैं, विधि की शिक्षा ग्रहण की। बोन विद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण। ठीक है, कहां से ग्रहण की, बोन विश्वविद्यालय से इन्होंने विधि की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद कब, 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं, बर्लिन विश्व यहाँ पे चले गए। फिर जो ये 1843 ईस्वी में, कब, 1843 ईस्वी में। ठीक है, 1843 ईस्वी में इनके बचपन के मित्र जैनी से विवाह कर लेते। जैनी से विवाह हो जाता है। क्या किया उन्होंने, इनके पिता जो है हेनरिक थे और वे एक वकील थे।
बाद में चल उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है 5 मई 1818 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जर्मन के राइन प्रांत में हुआ था। ये कौन से परिवार से थे? यहूदी परिवार से थे। बाद में चल के उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। और कार्ल मार्क्स ने क्या किया? बोन विश्वविद्यालय से क्या किया? अपनी विधि की शिक्षा पूरी की और 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में जो है ये आ गए थे। उसके बाद 1843 ईस्वी में क्या होता है कि इनकी जो बचपन की मित्र जिनका नाम जैनी था उनके साथ जो इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, विवाह हो जाता है। इसके बाद इतना आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। इसके बाद आगे हम चलेंगे। हो गया? इसके बाद आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हैं 1844 ईस्वी। 1844 ईस्वी में इनकी मुलाकात किससे होती है? एंगल्स से मित्रता हो। ठीक है, मित्रता हो। और इन्होंने समाजवादी का घोषणा पत्र भी जारी किया था, प्रकाशित किया था। इन दोनों ने मिलकर समाजवादी घोषणा पत्र क्या क्या प्रकाशित किया? ठीक है, घोषणा पत्र जो इन दोनों ने मिलकर जो प्रकाशित किया। उसके बाद जो है 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने जो है 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी। बाद में यह समाजवादियों का बाइबल कहलाया। ठीक है, बाद में इसको क्या समाजवादी का बाइबल कहलाया कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए कि समाजवादियों का बाइबल किसको कहते हैं? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी? दास कैपिटल। कब लिखी? 1867 ईस्वी में। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 में हुआ था। और बोन विश्वविद्यालय से उन्होंने विधि की शिक्षा प्राप्त की थी। 1843 ईस्वी में जो है इनके मित्र जैनी से जो इनका विवाह हो गया था। और 1836 ईस्वी में जो क्या हुआ था? बर्लिन विश्वविद्यालय में जो ये चले गए थे। ठीक है, इतना देख लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो है चलते हैं हम कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उसके बारे में। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो है कुछ सिद्धांत दिए, जिसमें आता आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवादी का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा क्या है? इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या, और चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा है राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना। ये जो 5 सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने जो है दिए थे। इसके बाद हम चलते हैं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बोलो या संघ बोलो, बात एक ही है। कब हुआ था? 1864। कब हुआ? 1864 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या होता है? इसमें कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने एक संगठन बनाया था, संघ जो है बुलाया था। इसमें कार्ल मार्क्स का मानना था कि, क्या मानना था कार्ल मार्क्स का? कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब तक उत्पादन के साधन पर, कब? उत्पादन के
साधन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व रहेगा तब तक श्रमिक सुधार नहीं हो सकता और श्रमिक सुधार नहीं हो सकता। इसमें या फिर कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। क्या हुआ देखो, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में जो है, इसमें जो है कार्ल मार्क्स ने संघ बुलाया कब? 1864 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या किया, कार्ल मार्क्स ने इसका मानना था कि जब तक उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व रहे या निजी व्यक्ति मालिक रहेगा तब तक श्रमिक में सुधार नहीं हो सकता। बाकी सभी चीजों में सुधार हो जाएगा, उत्पादन में सुधार हो जाएगा, ये विज्ञान में सुधार हो जाएगा, कला में सुधार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन श्रमिक में जो है सुधार नहीं हो सकता है। और इन्होंने एक नारा भी दिया था इस संघ के अंतर्गत, जिसका है जो है कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। ये जो इन्होंने किसने, कार्ल मार्क्स ने जो है ये नारा दिया था। ठीक है, इतना हो गया। इसके आगे चलते हैं द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। क्या चीज? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संघ। ठीक है, क्या चलेगा? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। हिंदी के राइटिंग के लिए समझ चाहूंगा। ठीक है, समझ के लिखना है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संघ ये कब हुआ? 14 जुलाई को। कब हुआ? 14 जुलाई 1889 ईस्वी में। क्या हुआ था 1889 ईस्वी में? 14 जुलाई 1889 ईस्वी में जो है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें जो है, इसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधि, कितने? 400 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने प्रतिनिधि? 400। कितने देशों के? 20 देशों के 400 प्रतिनिधि जो भाग लिए थे। इसमें क्या हुआ? इसमें जो निर्णय लिया गया कि 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। कब? 1 मई को। इस संघ में निर्णय लिया गया। क्या लिया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा और कार्य दिवस जो है 8 घंटे का हो, मतलब एक दिन में जो है 8 घंटे जो है एक आदमी कार्य कर सकता है। ये जो है किस अंतरराष्ट्रीय संघ में निर्णय लिया गया? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। कब हुआ? 14 जुलाई 1889 ईस्वी में। इतना क्या सबको समझ में क्लियर? इसके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो हमने जो है कर दिया था क्या चीज? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हो गया था, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ हो गया था। इसके बाद आता है बोल्शेविक क्रांति या फिर रूस की क्रांति।
जिसको क्या बोलते हैं, रूस की क्रांति भी बोलते हैं। बोल्शेविक क्रांति को क्या बोलते हैं, रूस की क्रांति बोलते हैं। ठीक है, ये क्रांति होने का जो कारण क्या था, ये क्रांति कब हुई थी, 1917 में। कब हुआ था ये, 1917 में हुआ था। लेकिन ये क्रांति होने का कारण क्या था, मेन कारण क्या था कि ये क्रांति कर बैठे रहो। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। ठीक है, इसके बारे में क्या है कि रूस के जो सम्राट थे उनको क्या कहा जाता था, जार। ठीक है, और रूसी क्रांति के समय में रूस का सम्राट कौन था, जार निकोलस द्वितीय। कौन था, जार निकोलस द्वितीय। ये क्या था, रूस की क्रांति के समय में रूस का सम्राट था। ठीक है, कौन था, जार निकोलस द्वितीय था। ये क्या करता था, ये जो है दैवीय अधिकारों में जो विश्वास करता था और लोगों का जो भी सुख दुख उसकी कोई चिंता इसकी थी ही नहीं, लोगों का कोई प्रभाव करता ही नहीं था। कौन, जार निकोलस द्वितीय लोगों का कोई प्रभाव नहीं करता था, जिसकी वजह से जो है लोग जो है लोगों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लोग कौन किनका शोषण हो रहा है किनका नहीं हो रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं था या कोई फर्क इसको, जार निकोलस द्वितीय को जो है इसको कोई फर्क जो है नहीं पड़ता था, जिसको ऐसे क्रांति हुई। दूसरा कारण क्या है, कृषकों की दयनीय स्थिति। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, कृषकों की दयनीय स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे जो था, जो छोटे किसान जो थे उनके पास छोटे छोटे क्या थे, जमीन। ठीक है, छोटे छोटे जमीन पे थे और जिन पर क्या करते थे, वे पुराने ढंग से क्या करते थे, खेती करते थे। पुराने ढंग से खेती करते थे और इनमें क्या था, पूंजी का भी अभाव था। पूंजी जो था इनके पास नहीं था, पूंजी का अभाव था और साथ में क्या था, करों के नीचे ये दबे जा रहे थे। टैक्स जो लगाते हैं सर, उनके नीचे सरकार जो टैक्स लगाती है उनके नीचे ये दबे जा रहे थे, करों का बोझ बढ़ता जा रहा था। ठीक है ना, और साथ में क्या किया था इन्होंने, सरकार ने जो है 1861 में दास्ता प्रथा का जो है अंत कर दिया। अंत करने के बाद भी ये समस्या हल नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, किसानों ने जो है आंदोलन कर दिया। ये कारण, दूसरा कारण था किसान रूसी क्रांति का। रूसी क्रांति का तीसरा कारण क्या है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। क्या होता था इसमें, मजदूरों की दयनीय स्थिति में कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो लोग क्या करते थे कि लोगों से अधिक काम करवाते थे, मजदूरों से क्या करते थे, अधिक काम करवाते थे और कम पैसा देते थे इनको। अधिक काम करवाएंगे कम पैसा देंगे और साथ में जो है दुर्व्यवहार करते थे, यानी कि सही ढंग से व्यवहार नहीं करते थे उनके साथ, उनका शोषण करते रहते थे। कौन, पूंजीपति वर्ग के लोग, मजदूरों का। ठीक है, और क्या था, इनके पास पूंजी का भी अभाव था, इनकी स्थिति जो है आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, जिसके कारण रूसी क्रांति हुई। चौथा कारण क्या है, औद्योगिकरण की समस्या। ठीक है, रूसी जो लोग हैं पूंजीपति वर्ग के लोग जो लोग थे उन्होंने क्या किया, विदेशों से पूंजी मंगाने लगे असीमित तौर पे। ठीक है, जिससे उसका कर्ज बढ़ रहा था और साथ में यहाँ पे पूंजी का अभाव होने के कारण जो है औद्योगिकरण में जो समस्या आ रही थी। आप विदेश से पूंजी मंगाएंगे तो उसमें कर्जा तो लगा है, ब्याज देना पड़ेगा, है ना, ब्याज देना पड़ेगा, तो ये लोग मंगाते थे लेकिन असीमित मात्रा में मंगाते थे, सीमित नहीं था इनके पास पूंजी। तो लेकिन ये जो बड़े भूस्वामी पूंजीपति वर्ग है इनके पास पूंजी की कमी होती थी। ठीक है, अब विदेश से पूंजी मंगा रहे थे लेकिन सरकार अपने पास रख ली थी, तो इन्होंने क्या किया, औद्योगिकरण की इसमें समस्या आने लगी। समस्या है ये हो गया चौथा कारण। चौथा कारण में क्या आ गया, फिर से समझ लो कि औद्योगिकरण की समस्या में जो है पूंजीपति वर्ग जो थे उनके पास जो पूंजी के अभाव के कारण जो है उद्योग का विकास नहीं कर पा रहे, औद्योगिक उद्योग लगाने में जो है समस्या आ रही थी। और पांचवा कारण क्या था, रूसीकरण की नीति। अब रूसीकरण की नीति क्या है, ठीक है, रूसीकरण की नीति जो है इसमें रूस में ऐसा तो नहीं कि एक जाति के लोग रहते थे या एक धर्म के लोग रहते थे, रूस में जो है अलग अलग धर्म के लोग रहते थे और उनकी अलग अलग भाषा थी और अलग अलग संस्कृति थी। लेकिन जो रूस की सरकार, जार निकोलस की जो सरकार है वो क्या, उसने क्या किया कि राज्य देश में जितने भी लोग हैं चाहे किसी भी जाति के हो उनको क्या किया, सब में क्या किया, रूसी भाषा जो है ला दिया। मतलब कि जो है रूसी भाषा संस्कृति जो है ला दिया। वो सरकार क्या चाहती थी कि लोग जो है
एक ही भाषा बोले, रूसी भाषा बोले, रूस की जो संस्कृति है उसी को अपनाए और अपनी संस्कृति को भूल जाए, उसको अपनाए नहीं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, पोल जाति के लोग, और ये भी देखो कौन कौन से जाति के लोग जो रूस में रहते थे। पहला आपका आ जाएगा फिन जाति, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी। ठीक है, ये जाति के लोग जो है रहते थे कहाँ पे, रूस में। और पोल जाति के लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया। क्यों किया, ये चाहता हम अपनी भाषा बोलेंगे, हम अपनी संस्कृति में रहेंगे, आप रूस की संस्कृति को जो है नहीं अपनाएंगे। इन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण जो है इसको जो है दबाने का प्रयास किया गया। देखिए, दबाने का प्रयास किया गया तो दबने की वजह इनकी क्रांति जो है और भड़क गई और तेज हो गई इनकी क्रांति। ये एक कारण हो गया। छठा कारण क्या है, विदेशी घटना का प्रभाव। ठीक है, विदेशी घटना का प्रभाव क्या होता है, रूस जो है 2 युद्ध लड़ता है। कितने युद्ध, 2 युद्ध लड़ता है। कौन, रूस। कौन कौन सा युद्ध लड़ता है, देखो पहला युद्ध था क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। और दूसरा युद्ध था जापान, जापान रूस का युद्ध। ठीक है, ठीक है, 2 युद्ध लड़ता है रूस। क्रीमिया के युद्ध क्रीमिया के साथ लड़ता है और जापान के साथ लड़ता है। दोनों में क्रीमिया के युद्ध में जो है इसकी हार हो जाती है और जापान के युद्ध में भी रूस की जो है हार हो जाती है। ठीक है, और जापान में जैसे ही रूस की हार हुई जापान के देश के साथ, हार गया, ये लड़ाई युद्ध हुआ, हार गया। हारने के बाद क्या हुआ, जो लोग थे रूस के, जो लोग थे उन्होंने क्या किया, सड़कों पर उतर आए और रोटी दो के नारे लगाने लगे। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, जिसके कारण क्या हुआ, रोटी दो के नारे जो है लगाने लग गए। कौन, रूस के लोग। ठीक है, और बड़ी संख्या में जो है ये लोग कहाँ जाने लगे, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग क्या है, पिट्सबर्ग। ठीक है, ये जो है इस जगह पे जो है राजमहल स्थित था। पिट्सबर्ग में क्या था, राजमहल स्थित था। वहां पे जो है लोग जाने लगे तो जार निकोलस की जो सरकार थी उसने क्या किया, इन लोगों के ऊपर, जो क्रांति करते हैं उन लोगों के ऊपर जो है गोली बरसवा दी, मतलब कि मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतार दिया, जिसको क्या कहते हैं, खूनी रविवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, खूनी रविवार भी कहते हैं। ये मिटा दो, ठीक है, इसको रहने दो। क्या कहते हैं, खूनी रविवार। खूनी रविवार वो दिन कौन सा दिन था, जिस दिन लोगों को जो है गोली मरवा दिया, किसने, जार निकोलस ने। उस दिन रविवार था, जिसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ये लोग कहाँ जा रहे थे, पिट्सबर्ग में जा रहे थे। ठीक है, खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। और ये पूछा जाए कि खूनी रविवार कब मनाया जाता है, 22 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 22 जनवरी को। और पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी को। ठीक है, पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो पुराना कैलेंडर और नया कैलेंडर क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे भी। ठीक है, विदेश आगे है रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवी का योगदान। हमने 6 कारण पढ़े। विदेशी घटना का प्रभाव में क्या हुआ था, खूनी रविवार हुआ था। क्यों हुआ था, क्यों इसको खूनी रविवार कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो है रूस की जनता ने जो है आंदोलन किया था, सड़कों पर उतर आए थे और पिट्सबर्ग, जहाँ पे जो है रूस का जो है राजमहल, रूस के राजा का जो राजमहल था वहां पे था, उधर की ओर जाने लगे थे। जिसके कारण जो है जार की सरकार, यानी कि रूस की जो सरकार थी, जार था ना उस समय प्रधान शासक, तो इसकी सरकार, इसने क्या किया, लोगों को गोली मरवा दिया। ठीक है, जिस दिन गोली मरवाया उस दिन रविवार था, इसलिए उसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, खूनी रविवार कब मनाया जाता है, 22 जनवरी को मनाया जाता है। पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी को खूनी रविवार मनाया जाता है। 7वां कारण क्या है, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवी का योगदान। बुद्धिजीवी का योगदान क्या है, मार्क्सवाद का प्रभाव। मार्क्सवाद के बारे में हमने पढ़ा भी, तो इसका जो प्रभाव मजदूरों के ऊपर पड़ा। ठीक है, इसमें जो है पहला समाजवादी, रूस का जो पहला समाजवादी था कौन था, प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था, प्लेखानोव।
ठीक है, प्लेखानोव था। इसने जो है कब 1858 ईस्वी में, कब 1858 ईस्वी में जो है एक पार्टी की स्थापना की। किसकी स्थापना? पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम क्या है? देखो, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसकी जो है स्थापना की किसने? प्लेखानोव ने। कब? 1858 ईस्वी में, राष्ट्रीय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। आगे चलकर जो ये पार्टी दो भागों में बट जाती है, आपसी मतभेद के कारण ये दो भागों में बट जाती है। जो है कौन कौन सी है? एक जो है आपका मेनेशेविक, क्या आपका मेनेशेविक, और दूसरा जो है आपका बोल्शेविक। मेनेशेविक और बोल्शेविक दो भागों में जो ये पार्टी जो है बट जाती है। ठीक है, मेनेशेविक किसके पक्ष में थे? ये जो है मध्यम वर्ग के पक्ष में थे। किसमें थे? मध्यम वर्ग के पक्ष में थे। और बोल्शेविक सर्वहारा पक्ष में थे। सर्वहारा, इसका मतलब है कि ये जो थे श्रमिक, गरीब लोग, गरीब किसान के पक्ष में कौन थे? बोल्शेविक। ठीक है, दो भाग में बट गई। अब इसके आगे चलते हैं, ये क्या हो गया? इसके आगे चलते हैं तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में क्या होने लगा? रूस की पराजय होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ? जार निकोलस जो था वो खुद सेना का नेतृत्व करने के लिए चला गया, सेनापति खुद बन गया। ठीक है, सेना का नेतृत्व करने चला गया जार निकोलस, जिसके कारण जो है जार की पत्नी जो थी जेरिना, जिसका नाम था जेरिना, जार की पत्नी का नाम क्या था? जेरिना। ठीक है, जेरिना और उसके गुरु, ठीक है, जिसको पादरी बोलते हैं, जेरिना के जो गुरु थे, उन दोनों को क्या हुआ? षड्यंत्र करने का जो है मौका मिल गया, जिसके कारण जो है राजतंत्र की प्रतिष्ठा जो है और भी गिर गई। पहले तो राजतंत्र की प्रतिष्ठा गिरी थी जार निकोलस द्वितीय की वजह से। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय की वजह से जो है प्रतिष्ठा पहले से गिरी थी, लेकिन ये जो जेरिना और उनके गुरु ने जो षड्यंत्र किया, जिसकी वजह से राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। और ये कारण है आपके जो है रूसी क्रांति होने के। रूसी क्रांति 1917 में हुआ, लेकिन कारण क्या क्या रहे? जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन, कृषकों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या और रूसीकरण नीति। और छठा कारण है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। सातवां कारण है रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। आठवां कारण है तत्कालीन कारक प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ये जो है 8 कारण जो है रूसी क्रांति का है। रूसी क्रांति को 8 कारण है। रूस की क्रांति का जो कारण हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो आता है हमारा मार्च की क्रांति। देखिए, रूस में जो है 2 क्रांतियां हुई। पहली क्रांति जो है मार्च में हुई, ठीक है, मार्च फरवरी में हुई। और दूसरी क्रांति जो है अक्टूबर या नवंबर की क्रांति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या हुआ है कि 2 कैलेंडर थे। 2 कैलेंडर थे, कौन कौन से? एक जूलियन कैलेंडर, एक ग्रेगोरियन। ये 2 कैलेंडर, ठीक है ना, ये 2 कैलेंडर है। इसमें क्या होता है कि जूलियन कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे है। यानी कि यहाँ पे जो 1 जनवरी होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 13 जनवरी होगा। ठीक है, इसलिए नए कैलेंडर के हिसाब से जो है ये मार्च की क्रांति कहते हैं। नए कैलेंडर के हिसाब से मार्च की क्रांति कहते हैं, और पुराने कैलेंडर के हिसाब से इसको फरवरी की क्रांति बोलेंगे। ठीक है, 13 दिन का फर्क होता है, फासला होता है इसमें। तो ये मार्च की क्रांति बोला जाए या फरवरी की क्रांति बोला जाए, तो इसमें आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सब जितना भी मैंने डेट लिखा है ये नए कैलेंडर के हिसाब से मैंने लिखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मार्च की क्रांति और निरंकुश राजतंत्र का अंत। 7 मार्च को क्या हुआ कि पेट्रोग्राड क्या है? आज के समय में इसका नाम जो है वह लेनिनग्राड। क्या है? लेनिनग्राड। वर्तमान में इसका नाम जो लेनिनग्राड है। तो वहां पे क्या हुआ था कि किसान मजदूरों ने
सड़क पर जो है जुलूस निकाला, सड़क पर जो है आंदोलन करने लगे और वो उन्होंने क्या किया, रोटी दो के नारे जो है लगाने लग गए थे। और उसके बाद क्या होता है, 8 मार्च को कपड़ा मिल की जो है, कपड़ा मिलों की जो महिलाएं हैं, ठीक है, कपड़ा मिलों की जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया, हड़ताल कर दिया। ठीक है, कपड़ा मिलों की महिलाओं ने क्या किया, हड़ताल कर दिया और इन्होंने रोटी की मांग करने लगे, जिसके कारण एक, ठीक है, क्रांति की। और जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी, जार की जो सबसे विश्वास योग्य टुकड़ी, जिस पर वो विश्वास रखता था, जिसका नाम है प्रियोब्रांसकी रेजिमेंट। क्या नाम है, प्रियोब्रांसकी रेजिमेंट ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, जार के खिलाफ। ये सबसे विश्वास का पात्र टुकड़ी थी जार की, सबसे ज्यादा विश्वास इसी के ऊपर रखता था, तो इसने जो विद्रोह कर दिया। और 12 मार्च को क्या होता है कि जार ने जो है राजगद्दी त्याग दी, गद्दी को छोड़ दिया इसने। और 15 मार्च को बुर्जुआ सरकार का गठन होता है, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। बाद में जो है केरेंस्की की सरकार, इसके पतन के बाद जो है केरेंस्की की सरकार बनती है। ठीक है, केरेंस्की की सरकार चलती है। इसके बाद शुरू होता है आपका बोल्शेविक क्रांति। क्या शुरू होता है आपका, बोल्शेविक क्रांति नवंबर का। इतना तो आपका मार्च का क्रांति, ठीक है ना, मार्च क्रांति में ये सब गठन आए हुए, केरेंस्की की सरकार बन गई। इसके बाद आता है आपका, तो आगे हम पढ़ते हैं अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति, 1917 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, लेनिन ने। किसने, लेनिन ने निभाई थी। ठीक है, और लेनिन ने क्या किया था, लेनिन जो है लोगों को ये समझाया कि अभी जो है क्रांति जो खत्म नहीं हुई है, मार्च की क्रांति खत्म नहीं हुई है, हमें एक और क्रांति की आवश्यकता है। तो इन्होंने जो है अप्रैल थीसिस नाम का जो है एक कार्यक्रम चलाया लेनिन ने। और इसमें जो है लेनिन ने रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया, भूमि, रोटी और शांति का जो है नारा दिया। और लेनिन ने ये आंदोलन चलाया, इसमें जो है रूस की जनता और जो रूस की सेना जो थी वो लेनिन के साथ में आई, लेनिन के साथ में आई। और लेनिन ने जो है सेना की सहायता से पुलिस स्टेशन, डाकघर, रेलवे स्टेशन और सरकारी भवनों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, सेना की सहायता से जो है इन सब चीजों पर जो है अधिकार कर लिया। केरेंस्की को जो है देश छोड़कर भाग गया, देश छोड़कर भागना पड़ा। और उसके बाद इस तरह जो है अक्टूबर और नवंबर की क्रांति संपन्न हुई। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर की क्रांति जो है इस तरीके से संपन्न हुई। इतना है। लेनिन जो है कहाँ का था, इसको जो है जार निकोलस द्वितीय ने जो है इसको निर्वासित कर दिया था और स्कॉटलैंड में जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अब फिर जैसे इसको पता चला कि जार की सरकार जो है गिर चुकी है, जार जो अपनी राजगद्दी त्याग कर चुका है, तो उसने जो है क्या किया, फिर से वापस आया रूस में। और किस रास्ते के तहत आया, पेट्रोग्राद रास्ते के तहत जो है रूस में आया। और रूस में आकर लोगों को यह समझाया कि अभी मार्च क्रांति खत्म नहीं हुई है, देश को एक और क्रांति की जरूरत है। और इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है अप्रैल थीसिस नाम है। और इन्होंने उसमें एक नारे दिए, रोटी, भूमि, शांति का जो है नारा दिया। और सेना ने और लेनिन ने क्या किया, सेना की सहायता से रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाकघर और सरकारी भवनों पर जो है अधिकार कर लिया। और केरेंस्की को देश छोड़कर जाना पड़ा या देश छोड़कर भाग गया। इस तरह अक्टूबर या नवंबर की क्रांति जो है संपन्न हुई। ठीक है, तो हमने अक्टूबर की क्रांति पढ़नी। इसमें भी उसके बाद जो है लेनिन के कार्य किया। अक्टूबर की क्रांति के बाद जो है बोल्शेविक की सरकार बनी। बोल्शेविक यानी सर्वहारा पक्ष की जो है सरकार बनी। सर्वहारा पक्ष क्या है, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए जो है सरकार बनी। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन था, लेनिन था, जिसका अध्यक्ष लेनिन था। और लेनिन ने किसको विदेश मंत्री बनाया, ट्राटस्की को अपना विदेश मंत्री बनाया। इसको ट्राटस्की को जो है अपना विदेश मंत्री बनाता है। और जो है रूस में क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध चला था और उसमें आंतरिक मामलों में लोग हड़ताल भी कर रहे थे, आंदोलन करते, ये भी चल रहा था।
तो लेनिन के पास जो है ये मुश्किल था कि कैसे लोगों को जो है समझाया जाए, उनकी हड़तालों को रोका जाए और जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें भी कैसे निपटा जाए उससे। तो लेनिन ने सबसे पहले क्या किया, रूस और जर्मनी के बीच जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की, जर्मनी ने रूस और जर्मनी के बीच में जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई, जिसमें क्या हुआ, रूस को 1/4 भूभाग जो है गंवाना पड़ा और ये देना पड़ा जर्मनी को। और इसके बाद क्या होता है, रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से जो है बाहर हो जाता है, अपने आप को जो है बाहर कर लेता है प्रथम विश्व युद्ध से। किस संधि के तहत, ब्रेस्ट लिटोवस्क के संधि के तहत, ठीक है। इसके बाद जो लेनिन क्या करता है, आंतरिक मामले, जो उनके आंतरिक मामले उनके ऊपर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है, ध्यान देता है। और ध्यान देता है तो जो विदेश के लोग हैं, बाहर अलग अलग देशों के लोग हैं, देश हैं, उनको लगा कि ये जो रूस जो है अपनी समस्या, घर के समस्या सुलझा रहा है, तो ये लोग जो आक्रमण करने लगते हैं, रूस पे आक्रमण करने लगते हैं। तो क्या होता है, लेनिन ने जो है ट्राटस्की की सहायता से लाल सेना और चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का निर्माण करता है। अभी लाल सेना क्या है और चेका क्या है, ठीक है। लाल सेना, इसका जो काम था कि जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उनको जो है रोकना, और चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का काम क्या था कि इनका काम ये था कि जो आंतरिक हमले हैं, आंतरिक मामले उसको दबाने का प्रयास करना, ठीक है। और इन दोनों में ही जो है रूस में जल्दी अपने सफलता हासिल कर लेता है, विदेशी हमलों से भी मुक्त हो जाता है और जो आंदोलन होते हैं रूस में उससे भी छुटकारा मिल जाती है, सफल हो जाता है उसमें। फिर उसके बाद जो है 1918 में क्या होता है, रूस का एक नया संविधान बनाया जाता है, जिसके तहत रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य समूह रखा जाता है, यानी कि यूएसएसआर रखा गया। क्या रखा गया, यूएसएसआर जो है नाम रखा गया। इसके बाद जो है लेनिन क्या करता है, इसमें जो लेनिन और क्या करता है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार देता है, मत देने का अधिकार देता है, ठीक है। सभी को क्या करता है, मत देने का अधिकार देता है। और जितने भी इसने लूटे थे, यानी जिसपे इसने लेनिन ने कब्जा किया था, ठीक है, कब, 7 नवंबर को, ठीक है, 7 नवंबर, डेट नहीं है इसका, जो है किसको, डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बैंक, सरकारी भवन, ये जिनके ऊपर इसने अधिकार किया था उसको क्या करता है, सरकारी भवन, ठीक है, सरकारी भवन। इसका भवनों का क्या करता है, राष्ट्रीयकरण कर देता है, राष्ट्रीयकरण कर देता है, ठीक है। कितने में ये डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बैंक, सरकारी भवन, जिनके ऊपर जो है लेनिन ने अधिकार किया था उसको, उसका जो है सभी का राष्ट्रीयकरण ये जो लेनिन जो है कर देता है। इसके साथ जो है अपने झंडे में भी परिवर्तन करता है। जो लाल झंडा था, क्रांति का प्रतीक था, उसमें जो है हंसुआ और हथौड़ा, इन दोनों को जो है जोड़ देता है और वो राष्ट्रीय झंडा जो है बन जाता है, ठीक है। और झंडा जो समाजवादी का जो है प्रतीक हो जाता है। इसमें क्या जोड़ता है, लाल रंग के साथ हंसुआ और हथौड़ा को जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लेनिन ने जो है और भी 2-3 निर्णय लिए, जिसमें जो आपका आता है भूस्वामी, जो कि जमीन तो जो थे उसको किसानों को दे देता है, बड़े भूस्वामी के जमीनों को किसानों को दे देता है, लेकिन वो किसके लिए, एक सीमित समय के लिए देता है।
और क्या करता है, जो हड़ताल होता है, ठीक है, जो मजदूर जो कंपनी में हड़ताल करते हैं उनको जो है हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और किसानों के लिए कोई निश्चित कर नहीं लगाया जाता है, कभी कर ज्यादा ले लेंगे कभी कम ले लेंगे। तो इतना करने के बाद जो है किसान क्या करने लगे, जब उनको एक निश्चित कर ही नहीं है, कभी ज्यादा कर ले रहे कभी कम कर ले रहे हैं, तो क्या करने लगे लोग, अपने अनाज को जो है जलाने लगे, अपने अनाज को क्या करने लगे, जलाने लगे। और जलाने लगे जिसके कारण क्या हुआ, रूस में जो है भूखमरी की समस्या जो है उत्पन्न होने लगी। रूस में क्या हुआ, भूखमरी की समस्या जो है उत्पन्न होने लगी, जिससे सरकार तंग आकर एक नई पॉलिसी लेके आती है, नई आर्थिक नीति लेके आती है। इतना हो गया, इसको रिलीज कर देता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं नई आर्थिक नीति, ठीक है। नई आर्थिक नीति क्यों लाया गया है? नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। ये कब लाया गया, 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया गया। नई आर्थिक नीति लागू किया गया, ठीक है, लागू की गई कब, 1921 में। ये क्यों लागू किया गया, क्योंकि जो भूखमरी की समस्या होगी, किसान जो है अपना अनाज जलाने लगे थे, जिसकी वजह से जो सरकार जो है परेशान हो गई थी, इसलिए इन्होंने एक नई आर्थिक नीति लेके आए। इनमें जो है इन्होंने कुछ नियम में सुधार किए, बदलाव किए, जिसमें आ जाएगा आपका पहला जो है वो क्या है, आपका किसानों के लिए निश्चित कर लगाया गया, निश्चित कर लगाया गया, ठीक है। किसानों के लिए एक निश्चित कर लगाया गया, और बाकी बचे अनाज पर किसानों का अधिकार दिया गया, और वो उसका मन चाहे इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। एक निश्चित कर लगाया गया, और बाकी जो है अनाज जो है बड़े किसानों को दे दिया गया, ताकि वो अपना मन चाहे जो इस्तेमाल जो है कर सके। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, 20 से अधिक 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग पर व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया, चलाने का अधिकार मिल गया, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया इनको। तीसरा पॉइंट क्या, विभिन्न स्तरों में बैंक खोले गए, विभिन्न स्तरों में बैंक खोले गए, बैंक को खोल दिया गया, बैंक को खोले गए, विभिन्न स्तरों में खोले गए। चौथा क्या किया, व्यक्तिगत संपत्ति तथा जीवन बीमा किसके द्वारा, राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया, राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया, राजकीय एजेंसी द्वारा जो है इसको शुरू किया है, जीवन बीमा, ठीक है। इसके तहत और क्या किया गया था, ट्रेड यूनियन को जो है समाप्त कर दिया गया, ट्रेड यूनियन को समाप्त कर दिया गया। ट्रेड यूनियन की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया,
ठीक है। ये 5 निश्चित जो आई क्या क्या है, पहला किसानों के लिए एक निश्चित कर लाया गया, और बचे और अनाज पर क्या हो गया कि अधिक किसानों का अधिकार हो गया जिसका वो मंचा उपयोग कर सकते थे। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग पर व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया, ठीक है। और 20 से अधिक कर्मचारी होंगे तो उसमें जो है सरकार के अनुसार जो है चलना पड़ेगा उद्योग को। विभिन्न स्तरों पर क्या किए गए, बैंक खोले गए, अलग अलग जगहों पर बैंक खोले गए, और व्यक्तिगत तथा जीवन बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। और 5वां पॉइंट है ट्रेड यूनियन की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। इतना आगे समझ में। इसके आगे चलते हैं रूसीकरण का प्रभाव। रूसीकरण का जो है प्रभाव क्या है। इसमें जो एक और नीति लागू की गई, जो क्या है, विदेशी पूंजी को जो है सीमित कर दिया। विदेश से जो पूंजी आती थी, विदेशी पूंजी को सीमित कर दिया गया, ठीक है। एक सीमित पूंजी, विदेशी पूंजी जो है सीमित आई थी, असीमित नहीं, सीमित कर दिया, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया आप लोगों का। इसके बाद चलते हैं रूसी क्रांति के प्रभाव। रूसी क्रांति से जो है अब शुरू करते हैं रूसी क्रांति के प्रभाव। क्रांति के क्या प्रभाव था जो रूस में हुई थी, ठीक है। हमने नई आर्थिक नीति पढ़ ली, इसका रूसी क्रांति का प्रभाव। जिसमें जो है इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि सर्वहारा पक्ष या सर्वहारा वर्ग की सत्ता जो है रूस में स्थापित हो गई। सर्वहारा क्या है, इसका मतलब है कि श्रमिक वर्ग जो है उनकी सत्ता स्थापित हुई। श्रमिक गरीब लोग, उनकी जो सत्ता जो है उसमें क्या हुई, स्थापित हो गई। इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन करवाया इन्होंने, ठीक है। और इसके बाद जो है इस क्रांति के बाद विश्व जो है 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया विश्व, 2 भागों में बट गया, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद, ठीक है। पूंजीवाद और साम्यवाद 2 भागों में बट गया। और यूरोप भी जो है 2 भागों में बट गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। और तीसरा जो प्रभाव पड़ा क्या पड़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद साम्यवादी और पूंजीवादी यानी कि रूस और अमेरिका में जो है, अमेरिका कौन सा अर्थव्यवस्था है, इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, रूस का जो है साम्यवादी है। तो इन दोनों के बीच में जो है शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का मतलब क्या है, शीत युद्ध का मतलब है कि आपस में जो है हथियार बनाने की होड़ लग गई कि मेरे पास सबसे ज्यादा हथियार है, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। इनमें जो है ये चीज प्रारंभ हो गया, ठीक है। एक दूसरे से आगे निकलने लगे। इसके बाद चौथा प्रभाव क्या पड़ा कि इस क्रांति के बाद एक नवीन आर्थिक मॉडल है। कौन सा मॉडल आया, नवीन आर्थिक मॉडल आया, जिसको क्या किया, पूंजीवादी देशों ने भी अपना लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश देशों को क्या किया, प्रोत्साहन मिला। एशिया क्रांति की सफलता से क्या, एशिया और अफ्रीका के जो उपनिवेश देश थे, उपनिवेश मतलब जिन पर जो है दूसरे देशों का जो है कब्जा था, तो वो देश थे, तो उनका जो है उनको जो है इस क्रांति से क्या मिला, प्रोत्साहन मिला कि वो भी अपने देश को जो है आजाद करवा सकते हैं, ठीक है। यहीं पे जो है हमारा दूसरा चैप्टर जो है समाजवाद और साम्यवाद खत्म होता है। मिलेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। और जो इसका जो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का जो है वो अभी वीडियो आप लोग को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।